नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे मेडिकल पॉडकास्ट में। आज मैं जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमारा पाचन तंत्र। हम लोग जो कुछ भी खाते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है, उससे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलता है, उससे शरीर को एनर्जी कैसे मिलता है, इस सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कौन कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है और हेल्दी डाइट क्या होता है, इस पे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर प्रेम सर। डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। स्वागत है सर हमारे पॉडकास्ट पे। सर, आपसे सबसे पहला मेरा सवाल है कि एक हेल्दी डाइट क्या होता है? एक हेल्दी डाइट वही होती है जिसमें आप एक बैलेंस डाइट लेते हैं, जैसे कि कोई भी चीज की मात्रा एक नियमित रूप में हो, ना ही आपकी नमक ज्यादा है या तेल ज्यादा है या किसी भी चीज की मात्रा हम ज्यादा लेंगे तो हेल्दी तो कभी नहीं होगी। हरी सब्जियां लें, खाने में उपयोग लें। ये ना है कि 30 दिन के 30 दिन हम लोग आलू का ही उपयोग कर लें। सीधी सी बात है कि जब तक आप कोई भी चीज कंटिन्यू लीजिएगा तो हानि करेगा। आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट जितना जरूरी है उतना ही तो खाना चाहिए। उससे ज्यादा लीजिएगा तो नुकसान ही करेगा। सर, एक सिंपल सा सवाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, ये काम कैसे करता है हमारे शरीर में? डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली होता है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो वो हमारे सलाइवा के थ्रू पेट में जा रहा है, ओसोफेगस से होते हुए जब पेट में जाता है उसकी ब्रेक डाउन होती है, उससे जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो एब्जॉर्ब हमारे शरीर में होती है, जो कि बाद में हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है। यदि फूड ही नहीं होगा, जब एनर्जी शरीर में नहीं रहेगा तो हम लोग काम ही क्या कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम तो बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे, तो मेनली कौन कौन सा ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड होता है और कौन सा ऑर्गन क्या डाइजेस्ट करता है? मतलब दो ही सवाल है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन्स होता है और ऑर्गन स्पेसिफिक कौन सा एलिमेंट या फूड कंपोनेंट को डाइजेस्ट करता है। मेनली ऑर्गन तो हमारे गॉल ब्लैडर से नहीं है, लेकिन हाँ हमारे बाइल डक्ट है, पेनक्रियाज हैं, ये सब हैं जो कि बाइल डक्ट से हमारे बाइल जूस आते हैं लीवर के थ्रू, और पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस आते हैं। ये सब हमारे फूड को तोड़ने का काम करते हैं स्टमक में। जो अपने जूसेस हो गए, एसिड हो गए, उससे वो तोड़ते हैं। उसके बाद जब हमारे इंटेस्टाइन में जाते हैं तो इंटेस्टाइन के छोटे छोटे एल्वुलेस होते हैं, वहां जाके हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, जो कि हमारे शरीर में ब्लड के थ्रू सर्कुलेट हो जाता है। एक आपने पॉइंट लिया था न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी दोनों अलग अलग चीजें या एक ही हैं? दोनों अलग अलग चीजें। न्यूट्रिएंट्स हो गए कि कोई भी चीज से हमें जो मिलता है पदार्थ, वो बाद में हमारे शरीर में उसको एनर्जी कन्वर्ट करता है। न्यूट्रिएंट्स को ही हमारा एनर्जी कन्वर्ट करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में लेते हैं, एसी और डीसी होता है तो दोनों इलेक्ट्रिसिटी ही। तो हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से घर पे तो लाते नहीं है, वो तो एसी होके आता है, अल्टरनेटिव करंट आती है। हम लोग डायरेक्ट करंट ही क्यों नहीं यूज कर ले, जबकि एक ही चीज है दोनों। तो वही चीज है कि न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी कहने के लिए एक होता है, लेकिन है दोनों दो। और इसमें ये रहता है कि न्यूट्रिएंट्स जब तक हमारे शरीर को मिलेगा नहीं, कुछ ऑर्गन को न्यूट्रिएंट्स ही चाहिए डायरेक्ट, जिससे कि वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा हम लोग को। कहने का मतलब जो कुछ हम खा रहे हैं उसके जो एलिमेंट है वो न्यूट्रिएंट्स है और उससे बॉडी को एनर्जी मिलती है, तो बॉडी में एनर्जी मिलता है। डाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या होता है, यानी डाइजेस्टिव जूस में कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो डाइजेशन में काम करे? डाइजेशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे बाइल जूस की होती है, पैनक्रियाटिक जूस की होती है, और एसिड जो हमारे पेट में होती है, स्टमक में जो एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जिसको हम लोग कहते हैं। लोग तो डरते हैं कि HCl से तो जलते हैं, लेकिन हमारे पेट में वो नुकसान नहीं कर रहा है। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो भी पैनक्रियाटिक जूस ये हो जाते हैं और बाइल जूस हो जाते हैं, काम करता है। मेनली इन लोग काम करते हैं। एक और लोगों में होता है कि आप अधिक खाओगे तो अधिक न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, कम खाओगे तो कम न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में हमारे बॉडी को मिले, ऐसा कोई डाइट प्लान तो होगा कि जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाए, प्रोटीन भी मिल जाए, फैट भी लिमिट अमाउंट में मिल जाए, मिनरल्स, वाटर, ये सारे मिल जाए। इसका ये खुद बनाना पड़ता है, इसका कोई बना हुआ चीज नहीं आता है। ये आपके खुद के बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि आप क्या कंज्यूम करना चाह रहे हैं।
आप बैलेंस डाइट कंज्यूम कीजिएगा तो आपको प्रॉपर एनर्जी मिलेगी। ज्यादा खाना खाइएगा तो वो फैट बनेगा, एनर्जी नहीं मिलती, वो फैट बनता है। बैलेंस डाइट करने का मतलब? बैलेंस डाइट का कहने का मतलब है कि हर चीज मिला के खाना, किसी भी चीज पे ज्यादा जोर देके नहीं खाना। जैसे स्टार्टिंग में बताया कि आलू खा रहे तो 30 दिन आलू चल रहा है, उसके साथ आप क्या खा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। मतलब क्या क्या खानी चाहिए? हरी सब्जियां खानी चाहिए। हरी सब्जियां, नॉनवेज खा सकते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं खा सकते, आप सप्ताह में 1 या 2 दिन खाइए। तेल मसाले का उपयोग थोड़ा लिमिट में रखिए। आजकल एक बहुत कॉमन होती है, यंग में भी देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है, यानी कब्जियत हो जाती है, डायरिया होता है, या फूड अच्छे से डाइजेशन नहीं होता, इनडाइजेशन है, अनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, तो ये क्यों होता है? अनहेल्दी फूड के कारण होती है। कॉन्स्टिपेशन मेनली आपके वाटर की कमी से होती है। अगर हम पानी का कमी ही नहीं, पानी पी ही नहीं रहे हैं, जब वाटर का सोर्स है ही नहीं अपने पास, जो कॉन्स्टिपेशन बनता है मेनली तो होता है कि और जो स्क्रीट करते हैं हम लोग उस पर दिक्कत होती है, उसकी लुब्रिकेंट खत्म है। लिक्विड शरीर में रहेगा तब तो वो थोड़ा लुब्रिकेट होगा, जब रहेगा नहीं, उसका मूवमेंट होगा ही नहीं, तो वो कैसे होगा? कॉन्स्टिपेशन तो वही दिक्कत देगा आपको। तो हम अगर वाटर इनटेक बढ़ा दे तो कॉन्स्टिपेशन दूर हो सकता है। और जो इनडाइजेशन की बात है, तो आप क्या खाना खा रहे हैं, ऑयली ज्यादा खा रहे हैं, मसाला ज्यादा खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर वाटर इनटेक हम बढ़ाते हैं तो ओवर हाइड्रेशन या वाटर इंटॉक्सिफिकेशन भी तो हो सकती है। वो भी लिमिट में बनानी है ना। अब ऐसा मात्रा तो होगी, कितना लेना है कितना नहीं लेना है, कैसे उसकी मात्रा है। जैसे मिनिमम 4 लीटर, मैक्सिमम आप 8 के करीब रख सकते हैं, लेकिन 8 पूरा लेना नहीं होता है। किसी को यदि ज्यादा पसीना चलता है तो वो 8 तक ले तो उसको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसके शरीर तो ऑलरेडी पसीना के थ्रू वाटर निकाल ही रहा है अपने पास से, तो उसको तो ज्यादा मात्रा चाहिए ही। आजकल लोग भाग दौड़ के कारण या फिर काम की व्यस्तता के कारण लोग ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं, इससे हमारे हेल्थ पे क्या असर पड़ेगी? इससे हेल्थ पे असर पड़ ही रही है। जो खाना हम लोग को 8 से 9 के बीच में खाना चाहिए, वो शरीर को एनर्जी तो मिल नहीं रहा है, वो हमारे फैट को बर्न कर रहा है। फैट बर्न हो जाएगा, शरीर में जितना रहेगा उतना ही बर्न होगा। एक समय ऐसा आएगा कि हमारे शरीर में फैट नहीं होगा तो वो बर्न क्या करेगा 12 बजे तक? एनर्जी किस चीज से मिलेगा? यानी हमारे बॉडी का जो स्टोरेज फैट होगा वो टूटते जाएगा। एक टाइम के बाद ये फिर क्या कॉज करता है? क्या यही हमारे शरीर में गैस्ट्रिक, स्टमक में, मतलब स्टमक में अल्सर या इंटेस्टाइनल अल्सर कॉज करते हैं? सीधी सी बात है, इसी से तो प्रॉब्लम हो रहा है। एक कॉमन क्वेश्चन है जो लड़कियों में ज्यादातर देखने को मिलता है कि मैं डाइटिंग पे हूँ, डाइट प्लान कर रहा हूँ, आधा एक रोटी खाना है या थोड़ी सी या लिक्विड डाइट लेना है, मतलब ये सारी चीजें क्या है? क्या कम खाने से शरीर मेंटेन होता है या क्या होता है? कम खाने से शरीर मेंटेन नहीं होता है। कम खाने से आपको सबसे पहले तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि सही मात्रा में तो मिल नहीं रहा है फूड। वो तो जब थोड़ा सा भी खाना जाए या पूरा जाए, हमारे बाइल डक्ट या पेनक्रियास तो वो तो कंप्लीट अपना जूस बनाएंगे ही, एचसीएल बनेगा ही बनेगा। वो तो देखेगा नहीं कि मेरे पास 100 ग्राम आया है कि 1 किलो आया है, उसका जो अमाउंट सेट है वो तो निकलेगा। कम खाना रहेगा तो वही तो लास्ट में एसिड बनाता है, गैस बनाता है, लोग परेशान रहते हैं। फिर ये डाइटिंग करना सही है या नहीं? डाइटिंग करने का मतलब ये होता है कि आप नियमित रूप से खाना खाइए। जैसे 8 बजे ब्रेकफास्ट 9 बजे कर लीजिए, 12 बजे थोड़ा सा हैवी खा लिए, फिर शाम में हल्का फुल्का नाश्ता कर लिए, फिर रात में खाना खा लिए। एक लिमिटेड अमाउंट में खाते रहेंगे। कंप्लीटली खाना स्किप करने से ना किसी का मोटापा घटा है आज तक, ना कोई हेल्दी बचा है। वो फिर एट लास्ट सब्स्टिट्यूट पे आते हैं, मेडिसिन लेने लग जाते हैं एनर्जी के लिए। मेडिसिन के नाम पे याद आया, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मैं वीगन हूँ, मिल्क का या मीट नहीं खाऊंगा, कंज्यूम नहीं करूंगा, या फिर ऐसे भी लोग होते हैं जो बोलते हैं अगर आप मिल्क या मीट कंज्यूम ना करेंगे तो बॉडी में प्रोटीन का डिफिशियंसी हो जाएगा। ऐसा कुछ इसके लेकर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत चीजें हैं कि मिल्क नहीं भी खा रहे हैं तो हमारे फूड से वो एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं कैल्शियम की। मिल्क से तो मिलने हम लोग को कैल्शियम ही मिल रहा है। मीट को लेकर अगर हमारा प्रोटीन, हमारा सोयाबीन है, यानी इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन है। हमारे पीएम भी बोले थे, हमारा जो ड्रम स्टिक आते हैं
मोरेगना, हाँ। और हम लोग बिहारी में तो उसको सहजन बोलते हैं। सहजन, सहजन किसी जगह साजन बोलते हैं, मुनगा बोलते हैं इसको। तो उससे बढ़िया फूड कुछ है ही नहीं। जितना एनर्जी, प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स वो प्रोवाइड कर रहा है उतना मीट नहीं प्रोवाइड करता है। अगर डाइजेशन जिसका अच्छा नहीं है तो उसका सिर्फ कॉन्स्टिपेशन या अल्सर की प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, या फिर और भी कुछ देखने को मिलता है उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जी डाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा तो एक तो फैट बनता जाएगा, उसका जो एब्जॉर्ब हो रहा है फैट बनता जाएगा या बर्न होगा? फैट बनेगा। फैट बनेगी। बर्न तो तब होगा ना जब डाइट प्लान अच्छा रहेगा। जब आपकी एनर्जी बनेगी तभी तो आप चलिएगा फिरिएगा, तो फैट बर्न होगा। खा रहे हैं सो जा रहे हैं। इंडाइजेशन का सबसे पहला प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू होता है। फिजिकल एक्सरसाइज कंपलसरी होता है। कभी भी खाना खाइए तो कम से कम आधा घंटा बैठिए। तो लोग तो आजकल खाते हैं, हाथ धोते हैं, सो जाते हैं। आपका कॉन्स्टिपेशन बनेगा ही, इंडाइजेशन रहेगा, वोमिटिंग टेंडेंसी बनी रहेगी, खाना पच नहीं रहा है, एसिडिक प्रॉब्लम हो जाएगा, एसिडिक होगा अल्सर बनेगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहेगा कंटिन्यू आपके साथ। ओके, जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि एक हेल्दी डाइट लेना बेहद जरूरी है। लंबे समय से भूखे रहने से भी प्रॉब्लम होती है, अधिक खाने से भी प्रॉब्लम होती है अकॉर्डिंग टू सर। लड़कियों के लिए विशेष है कि अगर आप सोचते हैं कि मैं कम खाऊंगा, डाइट मेंटेन कर रहा हूँ, यानी आधी रोटी या ना खाऊंगा, लिक्विड डाइट पर रहूंगा, तो आपकी बॉडी माल न्यूट्रिएंट्स हो सकती है। मैं सही हूँ? सही बात है। आपकी बॉडी अगर माल न्यूट्रिएंट्स होगी तो आप में जनरल वीकनेस से सारे के सिम्टम्स देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी चीज होती है, जैसे आप कॉन्स्टिपेशन का टॉपिक लिए थे, तो कॉन्स्टिपेशन में एक चीज और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है फाइबर्स, जो कि यदि लिक्विड डाइट ले रहे हैं तो फाइबर नहीं मिलता है, क्योंकि जूस से फाइबर तो निकाल देता है जूस। फाइबर जनरली हमारे शरीर में क्या करता है? फाइबर भी हमारे बाउल मूवमेंट पे असर करता है। फाइबर्स को इंटेस्टाइन मूवमेंट हो गया, जो बॉल बनाता है हमारे फूड का, जो ब्रेक डाउन करके वेस्टेज पार्ट होता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम उसी का होता है। कि फाइबर नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा। इसीलिए कहा जाता है कभी भी कोई भी फल खाए तो छिलका समेत खाए। मतलब फल जैसे केला का छिलका कोई कैसे खा सकता है? केला में तो फिर वो तो बात ही अलग है। केला का छिलका तो खाना ही नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब सेब हो गया, नाशपाती हो गया, ये सब जो हम लोग खाते हैं छील देते हैं। अच्छा, जो इडेबल जिसका छिलका होगा वो खाते रहिए। रोटी मल्टीग्रेन आती है, वो खाइए। तो लोग तो आजकल पिज्जा बर्गर मैदा पे चले गए। फाइबर तो उसमें है ही नहीं कहीं पे भी। नहीं, पिज्जे में आटे से बनता है, उसमें भी मैदा है, आटा है वो है ही नहीं। नूडल्स जितने खा रहे सारे मैदे हैं, तो आटा कहाँ है? तो जंक फूड यानी हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। ओके, लास्ट में क्या करना चाहेंगे लोगों से आप? मतलब वो अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे मेंटेन करिए, और कौन सा फूड वो लें ताकि उनका डाइजेशन बेहतर हो या आगे जाके कॉम्प्लिकेशन हो? लोगों से यही कहना चाहेंगे कि वो अपने खाने पे नियमित ध्यान दें कि वो क्या खा रहे हैं, हेल्दी है नहीं है। अब कोई भी चीज को कंटिन्यू नहीं खाना चाहिए। फूड में सब्जी ले रहे हैं तो उसको सर्कुलेट कीजिए। हरी सब्जियां भी खाइए, कभी हरी सब्जी तो हमेशा खाते ही रहना चाहिए। कभी क्या, उसको तो खाते ही रहिए। पालक है, जैसे पत्ते वाली सब्जियां सब हो गई, उसको खाते रहिए। तो कुछ लोगों को कहते हैं हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे। किसी में होता है कि हम दाल नहीं खाएंगे। मीट खाना, मछली यानी फिश खाना, अंडे खाना, ये कहाँ तक सही है? सप्ताह में 1 से 2 दिन खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नियमित खाइए। कोई है कि बैठ गए 3 किलो अकेले खा रहे तो दिक्कत देगा ही उनको। खाना आराम से 4 पीस 2 पीस खा लिए, हो गया। इस पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन है, आजकल लोगों में मोटापा बहुत देखने को मिल रहा है, तोंद निकलते आ रहे हैं, बेली फिट होते जा रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका सबसे मेनली कारण होता है, जैसे ऑफिस वर्क जिनका रहता है, भरपेट खाना खा लिए एक बार, वो तो वापस चेयर पे बैठ गए, मूवमेंट उनका हुआ नहीं शरीर का। वो जब फूड डाइजेस्ट हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, वो फैट ही बना रहे हैं। क्योंकि जब तक मूवमेंट नहीं हो रहा है शरीर का, तो एनर्जी का तो जरूरत है नहीं। शरीर भी देख रहा है कि एनर्जी इसको चाहिए नहीं, तो बैठा हुआ है, तो एनर्जी तो बन नहीं रहा, वो फैट स्टोर हो रहा है। तो बेली फैट बनाएगा, पूरे शरीर में मोटापा फैलाएगा।
तो आज का ये टॉपिक था डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट टाइम हम लोग किसी अनदर टॉपिक पे बात करेंगे।